ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कुछ लास्ट प्रोसेस मॉडल रह गए थे। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस सम डिफरेंट प्रोसेस मॉडल लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल, रेड। आज जो हम प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। उसके बाद से हम अपनी यूएमएल डायग्राम जो है वो कंटिन्यू करेंगे यूज केस डायग्राम से। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये यूएसडीपी क्या है और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है। So unified software development process is a use case driven architecture centric and iterative and incremental software process। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्रोच है। मीन्स इसमें भी आइट्रेशन पे काम होता है, जैसे हम पहले लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि व्हाट आर आइट्रेशंस एंड इंक्रीमेंट्स। आइट्रेशन मीन्स एक ऐसी साइकिल जिसको आप बार बार रिपीट करें। पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ डिलीवर करने के बजाय आप उसको डिफरेंट शॉर्ट इंक्रीमेंट्स में डेवलप करें। मीन्स यू ब्रेक द सॉफ्टवेयर इनटू मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल फंक्शंस, फीचर्स, एंड देन आप आइट्रेशंस में डिवाइड करके बता रहे हैं कि आइट्रेशन 1 में हम ये फीचर डिलीवर करेंगे, आइट्रेशन 2 में हम फीचर 3, 4, 5 डिलीवर करेंगे, आइट्रेशन 3 में हम फीचर 6, 7, 8 डिलीवर करेंगे। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट्स हैं, आइट्रेशंस हैं जो हम साइकिल में काम कर रहे हैं और हर दफ़ा हर फीचर के लिए वही एक मिनी वाटरफॉल हम फॉलो कर रहे हैं। तो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी जो है वो आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल है एंड इट्स अ यूज केस ड्रिवन। यूज केस ड्रिवन मीन्स कि आप इसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पहले आप यूज केसेस डायग्राम बनाते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, एंड देन उन यूज केसेस को देखकर आप सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं कि व्हाट शुड बी द आर्किटेक्चर फॉर द सिस्टम। सो अर्ली फेजेस में, यानी कि जो फर्स्ट फेज में आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को एनालिसिस कर रहे होते हैं, सो एनालिसिस करते वक्त ही आपका जो स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग यूज केस अप्रोच। तो आप जो रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं वो थ्रू यूज केसेस डायग्राम दे रहे होते हैं। मीन्स आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ली और इन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके आपने यूज केसेस डायग्राम ड्रॉ करनी स्टार्ट करी। जब आपने यूज केसेस डायग्राम स्टार्ट करी तो आपके सिस्टम का बिहेवियर जो है वो आपको डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ योर सिस्टम बिहेव इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो जब यूज केसेस डिज़ाइन कर लिए तो उन यूज केसेस को देखकर सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यूपी और इसको हम यूनिफाइड प्रोसेस भी कह सकते हैं, यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं एंड यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। यूपी यूनिफाइड प्रोसेस इज अ फ्रेमवर्क फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजिंग यूएमएल लैंग्वेज। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्लासेस पे काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं और हम यूएमएल डायग्राम्स भी यूज़ कर रहे हैं, यूज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये जब सारी चीज़ें हम कंबाइन करके जो है हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इट्स अ यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। इसमें हमने सब चीज़ों को एक साथ सेंट्रल करके एक साथ कंबाइन करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है यूजिंग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। The unified process and most new methods encourage a combination of risk-driven and client-driven iterative planning. ठीक है, risk-driven and client-driven क्या है, because you are communicating with the client, customer, और उनकी communication के बाद आप दो जो है iterations में काम कर रहे हैं और जो आपकी start की iterations है उसमें आप क्या चीज़ complete कर चुके होंगे, identify and drive down the highest risk। तो सबसे most priority task है, आप उस पर आपको focus ज़्यादा होगा। और जब आप मोस्ट प्रायोरिटी टास्क पे काम कर रहे होंगे तो जो सबसे ज़्यादा रिस्क होगा उस पर भी आप फोकस करके उस रिस्क को भी एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होगा, उन टास्क पे जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो जब आप उन टास्क पे फोकस कर रहे होंगे तो जो सबसे हाईएस्ट रिस्क होगा एसोसिएटेड विद दोज टास्क और इम्प्लीमेंटिंग दोज टास्क, वो हाईएस्ट रिस्क भी आपके पास एलिमिनेट होता जाएगा अर्ली आइटरेशन में। और नेक्स्ट क्या होगा,
बिल्ड विजिबल फीचर्स दैट द क्लाइंट केयर्स मोस्ट अबाउट। और आप स्टार्ट में ही अर्ली आइटरेशन में ही वो फीचर जो है वो डिलीवर कर चुके होंगे जिसकी क्लाइंट को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्क ड्रिवन एंड क्लाइंट ड्रिवन इटरेटिव प्लानिंग है। मीन्स स्टार्ट में ही थ्रू आउट आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं और रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, और साथ साथ क्लाइंट ड्रिवन मीन्स जैसी जैसी चीज़ें क्लाइंट को चाहिए उसी को प्रायोरिटाइज करके आप सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रहे हो। और रिस्क ड्रिवन आपको हेल्प आउट कर रहा होगा आर्किटेक्चर सेंट्रिक इटरेटिव डेवलपमेंट में। जब आप सबसे ज़्यादा जो रिस्क होगा रिस्क पे फोकस कर रहे होंगे, रिस्क मैनेजमेंट हो रही होगी, रिस्क को आइडेंटिफाई करे होंगे क्या क्या पॉसिबल रिस्क आ सकते हैं और अगर ये रिस्क आएगा तो हम उसको कैसे एनकाउंटर करेंगे। तो उसी के साथ साथ आपका जो आर्किटेक्चर है इट वुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप रिस्क को माइंड में रखकर डिज़ाइन कर रहे हो। तो जब आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करोगे तो उसमें आपके पास क्या होगा कि स्टार्ट में ही you are focusing on building, testing, and stabilizing the core architecture. Why? Because not having a solid architecture is a common high risk. ठीक है, एक रिस्क ये भी होता है कि आपका जो आर्किटेक्चर है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट गुड। तो जब हम कह रहे हैं कि हम जो रिस्क है यूओपी सर, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपका आर्किटेक्चर जो चीज़ आपने डिज़ाइन की है दैट आर्किटेक्चर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो और जब हम कह रहे हैं कि यूनिफाइड प्रोसेस में हम हाईएस्ट रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन आर्किटेक्चर एज वेल। सो स्टार्ट में ही अर्ली आइटरेशन में ही हम स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे और उसी आर्किटेक्चर को देखकर हम उसको बिल्ड करेंगे, उसको साथ साथ टेस्ट करते रहेंगे। सो स्टार्ट की आइटरेशन में ही हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम और क्वालिटी काम कर चुके होंगे। बाकी के फिर जो लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जो बाद की फंक्शनैलिटी है, जो हमारे पास मिनिमम लेवल की फंक्शनैलिटी है, वो हम बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एडवांटेज क्या होगा कि स्टार्ट की ही आइटरेशन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर रिस्क ड्रिवन हो चुका होगा और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को ही फिल्टराइज करके आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इसकी कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं which we have to follow. Tackle high risk and high value issues in early iteration. स्टार्ट की आइटरेशन में ही आपके हाई रिस्क को जो है आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे और जो है आपकी हाई वैल्यू इश्यूज यानी कि जो हाई प्रायोरिटी टास्क हैं उनसे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो भी आप कर चुके होंगे सॉल्व पहले से। कंटिन्यूसली इंगेज यूजर्स फॉर इवैल्यूएशन फीडबैक एंड रिक्वायरमेंट्स। आपका जो यूजर है वो कंटिन्यूसली जो है वो इन्वॉल्व रहेगा थ्रू आउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब उसमें इवैल्यूएशन भी होगी, जितना काम आप कर चुके हैं ऑपरेशन में आप उसको इवैल्यूएट करवाएंगे। जो काम उसने इवैल्यूएट किया उसकी बेसिस पे आपका कस्टमर आपको फीडबैक जनरेट करेगा कि व्हाट आर द फीडबैक, अदर ही इज सेटिस्फाइड और नॉट। अगर सेटिस्फाइड है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आप उसी को दोबारा से जो है वो इम्प्रूव करेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आप लेंगे यूजर से। तो थ्रू आउट इस पूरी एक्टिविटी में आपका यूजर जो है वो आपके साथ इंगेज रहेगा। बिल्ड अ कोहेसिव कोर आर्किटेक्चर इन अर्ली आर्किटेक्चर। स्टार्ट में ही आप कोर आर्किटेक्चर जो मेन आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइन कर लेंगे एंड इट शुड बी अ कोहेसिव। अच्छा, जब हम डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एक चीज़ माइंड में ध्यान वी हैव टू बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल। वो बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या है, योर डिजाइन शुड बी कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड। अच्छा, कोहेसिव क्या है और लूजली कपल्ड क्या है? कोहेसिवनेस मीन्स कि जो आपने मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो कंपोनेंट्स बनाए हैं, जो मेथड बनाए हैं, जो मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो फीचर्स बनाए हैं, दैट शुड बी सिंगल इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी। सिंगल इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी में बहुत आपको इसकी जाके एग्जांपल देती हूँ बहुत लोएस्ट लेवल पर। लेट से मैं एक एप्लीकेशन बना रही हूँ कैलकुलेटर की, ठीक है। अब इसमें मैंने एक मेथड बनाया है, ठीक है। अब उसी मेथड में अगर मैं डाल दूँ लेट से मेथड वन, उसी मेथड वन में मैं प्लस भी करवा रही हूँ, माइनस भी करवा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी करवा रही हूँ, डिवीजन भी करवा रही हूँ, दैट एप्लीकेशन इट्स नॉट कोहेसिव। मीन्स कि मैं एक ही मेथड में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा रही हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन हमें क्या बोल रही होती है? हाईली कोहेसिव एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस which are in which all the methods are independent and single functionality method। ठीक है। अब उसी एप्लीकेशन को जिसमें एक मेथड में मैं चार चीज़ें करवा रही हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर मैं उसके लिए चार अलग अलग मेथड बना लूँ
एडिशन, एक मेथड ऐड का, एक मेथड सब्ट्रैक्शन का, एक मेथड मल्टीप्लिकेशन का और एक मेथड डिवीजन का। सो आई हैव 4 डिफरेंट मेथड्स फॉर 4 डिफरेंट टास्क। हर टास्क करने का एक अलग मेथड, इंडिपेंडेंट सिंगल मेथड। ठीक है, अब लेट से मैं एक और उसमें मेथड ऐड करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक स्क्वायर रूट का भी मेथड ऐड कर लूँ। ठीक है, तो अब एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं स्क्वायर रूट का एक और मेथड बनाऊँ और उसमें स्क्वायर रूट की सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर दूँ। एक ऑप्शन ये है कि मैंने जो ऑलरेडी 4 मेथड हैं उनमें से किसी एक के मेथड के अंदर ही मैं स्क्वायर रूट की भी फंक्शनैलिटी दे दूँ। तो जिस मेथड के अंदर मैं स्क्वायर रूट की फंक्शनैलिटी दूंगी तो वो मेथड इज नॉट कोहेसिव नाउ। अब क्योंकि एक ही मेथड के अंदर मैं 2 डिफरेंट टास्क कर रही हूँ। सो गुड डिज़ाइन अप्रोच क्या है कि आप जो मेथड्स बनाएं, जो मॉड्यूल्स बनाएं, जो कंपोनेंट्स बनाएं, वो सिंगल फंक्शनैलिटी हो। एक मेथड में एक ही काम हो रहा हो। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आपने एक परसेंटेज का जो मेथड बनाया है स्टूडेंट की परसेंटेज, उसमें वो नंबर्स को ऐड, कोर्सेज के मार्क्स भी वहीं से ले रहा है, ऐड भी वहीं कर रहा है, परसेंटेज भी वहीं से निकाल रहा है, ग्रेड भी वहीं से निकाल रहा है। तो इससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर जब आप और चीज़ें एक ही मेथड के अंदर ऐड करते चले जाएंगे तो कोई एरर आएगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुझे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको फिर पूरे मेथड को दोबारा से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर अलग अलग मेथड्स होंगे, किसी एक में एरर आया तो आइडेंटिफाई करना आसान होगा, ठीक है दैट इज़ द मेथड, हम इसमें हमें चेंज करना है। लेकिन अगर एक ही मेथड में सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करते चले जाएंगे तो एरर को आइडेंटिफाई करना और एक चीज़ को चेंज करना विल अफेक्ट द होल मेथड। इसीलिए इंडिपेंडेंट मेथड होने चाहिए। तो दैट इज़ द कोहेसिव एप्लीकेशन। और दूसरी होती है लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड मीन्स कि मेथड के बीच में आपस में, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास वी हैव 5 और 10 डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो उन 10 कंपोनेंट्स का आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी कम से कम हो, जो लिंकेज है। अगर सब 10 के 10 आपस में एक दूसरे से बिल्कुल लूजली हाईली कपल्ड है, मतलब अगर मेरे पास जो मेथड 1 है वो मेथड 2 से भी कनेक्ट है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। इसी तरह मेथड 2, 3, 2, 1, 4, 5, 6 सबसे कनेक्ट है। तो हमारे पास जो मैप बनेगा नेटवर्क, वो क्या होगा, पूरा एक कंप्लीट नेटवर्क होगा, हर नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है। वहाँ पे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। प्रॉब्लम किस लिए ज़्यादा आएगी, लेट से मैंने एक मेथड में चेंज किया, अब वो एक मेथड बाकी के 9 मेथड से भी कनेक्टेड है। तो जब मैं उस एक मेथड में चेंज करूँगी उसका इफेक्ट बाकी के 9 मेथड्स में भी जाएगा। तो मुझे वन बाय वन उन सब मेथड को चेंज करना पड़ेगा। लेट से फिर एक और मेथड में चेंज किया, उसका इफेक्ट किसी और पे भी पड़ रहा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी हाईली कपल्ड एप्लीकेशन होगी, मतलब आपस में कंपोनेंट्स के लिंक बहुत ज़्यादा होंगे, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो एक में चेंज विल इफेक्ट द चेंज इन ऑल मॉड्यूल्स। और फिर उनको बार बार चेंज करते हुए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसी साइकिल में रहेंगे आप। तो इसीलिए गुड डिज़ाइन अप्रोच इज दैट योर एप्लीकेशन शुड बी हाईली कोहेसिव, मीन्स आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल और कंपोनेंट्स हो, एंड लूजली कपल्ड। जो मॉड्यूल्स आपने बनाए उनके बीच में कनेक्शंस कम से कम हो। ऐसा ना हो कि ऐड सब्ट्रैक्शन को कॉल। जी क्लास, अब आ रही है आवाज़? ओके, ठीक है। सो कोहेसिव एंड कपलिंग ये समझ में आ गई। जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, तो उसमें ये दो जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आगे चल के भी ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कंटिन्यूसली वेरीफाई क्वालिटी। ठीक है, स्टार्ट में ही आप क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। टेस्ट ईयरली ऑफन एंड रियलिस्टिकली। स्टार्ट से ही आप टेस्टिंग, जैसे जैसे आपने आइट्रेशन डिज़ाइन की, जो आपने डिज़ाइन किया उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साथ साथ आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, और जो है बार बार टेस्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफनली आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, मतलब चेंजेस किए तो फिर दोबारा रीटेस्ट किया, रिग्रेशन टेस्टिंग की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म की। और रियलिस्टिकली अप्रोच मीन जो आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ली हैं
उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अप्लाई यूज केसेस वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो यू कैन यूज केसेस डायग्राम। Do some visual modeling. You can use different unified modeling language as well. तो जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो आप वहाँ पे विजुलाइज भी कर सकते हैं अपने सिस्टम को। केयरफुली मैनेज रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे और रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। एंड यू हैव डिफरेंट टूल्स फॉर मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स एज वेल। यहाँ पे रिक्वायरमेंट गेटिंग के लिए जो मेन टूल यूज होता है इट इज़ यूज केस डायग्राम। प्रैक्टिस चेंज रिक्वेस्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ओके, अब इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि व्हाट इज चेंज रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट इज दैट कि आपके यूजर ने, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि इस फीचर पे ये चेंजेस कर दें और फर्दर कुछ और फीचर्स ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम उन चेंजेस को ना तो डायरेक्ट ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है ये हमने कर दिया, मुझे याद है मैं कर लूँगी, ना ही हम ये कर सकते हैं कि हम उसको डिस्कार्ड कर दें कि नहीं अब तो ये चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस, कि जब कोई यूज़र कोई चेंज रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन हों, उसके थ्रू वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस करे, फिर एक पूरा कंप्लीट बोर्ड बैठे जो उस रिक्वेस्ट को टेस्ट करे। एंड आफ्टर असेसमेंट दे विल डिसाइड कि अदर दिस रिक्वेस्ट कैन बी अप्रूव और नॉट। अगर अप्रूव हो जाती है तो फिर उसके लिए हम पूरे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक सिस्टम चलाएंगे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज दैट कि जो आपकी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फर्स्ट स्टेज पे ली हैं, जो कि जिस पे सब एग्री हो गए, ठीक है, आप उसको एक बेसलाइन बना दें। बेसलाइन बनाने के बाद अब जब कोई नई चेंज आएगी तो आप उस एग्जिस्टिंग बेसलाइन को चेंज करने के बजाय उसकी एक कॉपी बनाएं। उस कॉपी में जो जहाँ जहाँ चेंजेस हैं वहाँ चेंज अपडेट करें। फिर नेक्स्ट चेंज आए, अब जो आपकी अपडेटेड जो है वो अब यहाँ पे मीन्स आप वर्जनिंग यूज कर रहे हैं। बेसलाइन वन इज वॉज द वर्जन वन, उसके बाद फिर आपने जो नेक्स्ट कॉपी बनाई वर्जन टू, ठीक है, अब वर्जन टू में कुछ चेंजेस किया आपने वर्जन 2.1, 2.1 में कुछ फर्दर चेंजेस की 2.2, तो जहाँ जहाँ चेंजेस होती चली जा रही हैं आप उसकी कॉपी बना बना के उसको अपडेट करते रहें और जो बिल्कुल लास्ट अपडेटेड है वो आपके पास सबसे मीनिंगफुल है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, यू हैव अ कंप्लीट लॉग, स्टार्ट में रिक्वायरमेंट्स क्या थी और अब तक कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। तो आप एक पूरा लॉग मेंटेन करते चले जा रहे हैं जिसमें आपके पास पूरी रिक्वायरमेंट चेंजिंग रिक्वेस्ट का एक पूरा लॉग मेंटेन हो रहा है कि स्टार्ट में क्या थी और अब तक कितना चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है कि आप साथ साथ लॉग मेंटेन कर रहे हैं। फेजेस ऑफ यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला फेज है इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या करते हैं, हम कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं और उसने जो रिक्वायरमेंट दी उसके बेसिस पे हम प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि हमने क्या चीज़ कैसे करनी है, कौन कौन से मॉड्यूल्स बनेंगे, मॉड्यूल्स आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगे, कौन कब क्या काम करेगा, टेस्टिंग कब होगी, आइट्रेशन वन में कौन कौन से फीचर्स होंगे, आइट्रेशन टू एंड सो ऑन। ठीक है, फिर वो जो हमने प्लान किया है, नेक्स्ट फेज हमारे पास एलेबोरेशन का है। एलेबोरेशन में हमने जो चीज़ें प्लानिंग की हुई हैं, जो जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं यूजर से कम्युनिकेशन के बाद, उन फीचर्स की हम मॉडलिंग करेंगे। मीन्स वी विल यूज डिफरेंट मॉडलिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे हम यूज केसेस डायग्राम यूज करेंगे और उन यूज केसेस डायग्राम को यूज करते हुए हम सिस्टम का डिज़ाइन जनरेट करेंगे। नेक्स्ट फेज इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जो चीज़ें हमने मॉडल की हैं, जो डिज़ाइन किया उसको देखकर अब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। एंड देन उस इम्प्लीमेंटेशन को नाउ वी आर ट्रांसलेट, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इम्प्लीमेंट किया हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं। और डिप्लॉय हो गया सिस्टम कि हमारे पास हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया, एक सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट रिलीज हो गया, यानी कि एक कुछ फीचर सेट ऑफ फीचर्स हमने रिलीज कर दिए। फिर कस्टमर से कम्युनिकेट किया, ये सारा काम हम आइट्रेशन में करते रहेंगे जब तक सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आया हो? जी क्लास, कोई क्वेरी है?
ओके, ट्रांजिशन बेसिकली हमारे पास क्या है, मैंने सॉफ्टवेयर कोड किया, इम्प्लीमेंट किया, टेस्टिंग कर दी, ठीक है। अब जब मैंने टेस्टिंग कर दी, अब टेस्टिंग करने के बाद मैं अपने सिस्टम को एक प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, यानी कि नाउ इट्स रेडी फॉर डिप्लॉय, कस्टमर के हैंड ओवर कर रही हूँ। तो जो टेस्ट मेरे पास कोड लेवल को मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ एज अ वर्किंग प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, अब जब मैं कस्टमर को कोड दूंगी तो उसकी कोई ना कोई रिलीज बनेगी ना, मेरे पास कोई ना कोई एक, मेरे पास एक प्रोडक्ट होगी जो मैं दूंगी। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जब मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसको जनरेट करके दे रही हूँ, मैंने कोड क्या लिखा, यूजर लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, कोर्स में स्टूडेंट इनरोल हो सकता है, और कोर्स का बेसिक व्यू कि कोर्स में क्या क्या काम हो सकते हैं उसके लिंक। मैंने इसका कोड जनरेट कर दिया, कंस्ट्रक्शन हो गई। नाउ अब कंस्ट्रक्शन के बाद मुझे ये अभी ये कंप्लीट तो नहीं है प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर, कुछ फीचर्स कंप्लीट हुए हैं। तो जो फीचर्स कंप्लीट हुए हैं उसको जब मैं कस्टमर को हैंड ओवर करूंगी तो उसका कोई ना कोई जाहिर सी बात है यूजर इंटरफेस होगा, फर्स्ट पेज कैसा होगा, बटन्स क्या होंगे, लिंक। सिर्फ कोड ही तो नहीं करूंगी, कोड के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेटाबेस का एक्सेस भी उसको देना पड़ेगा, सो दैट मुझे उसको यूजर नेम और पासवर्ड बताना पड़ेगा कि ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड है, इसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो ये कोर्सेज आपको व्यू होंगे, आप अपने आप को उन कोर्सेज में रजिस्टर करवा सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो जो जितना काम हो चुका है, क्योंकि हम उसको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट अभी राइट नाउ नहीं दे रहे हैं, हम उसको इंक्रीमेंट्स में चीज़ें दे रहे हैं। तो जब हम इंक्रीमेंट में चीज़ें दे रहे हैं तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, डिप्लॉय कैसे करेंगे, मतलब वो जो फीचर्स हमने लिमिटेड फीचर्स अभी तक डिज़ाइन किए हैं वो कस्टमर के हैंड ओवर कैसे करेंगे। तो वो जो एक वर्किंग प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी तो कोडिंग होगी। ट्रांजिशन में क्या होगा, पहले हमने जो कोड किया है उसको टेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें सही ठीक है, सही लॉगिन भी हो रहा है, ठीक है, कोर्सेज भी हो रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी भी चेक हो रही है। जब हमारे पास टेस्टिंग हो गई उसके बाद हम जब कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे वो चीज़ें, तो हैंड ओवर करने का मैकेनिज्म क्या होगा, मीन्स उसको हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी। कोड के साथ साथ क्या यूज़र इंटरफेस भी होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है डेटाबेस का एक्सेस आपको यूज़र नेम पासवर्ड भी देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जो है उसको और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी सो दैट वो उस सॉफ्टवेयर को उस फीचर पे काम कर सके, चेक कर सके, टेस्ट कर सके। तो ये डिप्लॉयमेंट होगी। सो कंस्ट्रक्शन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक जो जो टास्क हम करेंगे वो सारी चीज़ें ट्रांजिशन के अंदर आएंगी। और डिप्लॉयमेंट हो गया, हमने उसको रिलीज कर दिया, एक फीचर कम, एक आइट्रेशन हो गई। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट उससे रिक्वायरमेंट्स लेंगे, ठीक है, कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें करनी है, अटेंडेंस का मॉड्यूल रखना है, अटेंडेंस कैसे होगी क्या, फिर अटेंड उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग के साथ साथ जब हम मॉडलिंग कर रहे होंगे दैट फॉर फेज वुड बी इलेबोरेशन। हमने मॉडलिंग कर ली, मीन्स हमने सारी यूज केसेस डायग्राम बना ली कि अटेंडेंस वाला मॉड्यूल के लिए ये यूज केसेस होंगे। फिर हम उसको डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन कर लिया, अब डिज़ाइन को देखते हुए हम कोड राइट डाउन करेंगे। सो कोड जब राइट डाउन कर रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन एज वेल। जब हम उस कोड को आइट्रेशन में एक इंक्रीमेंट में एक बनाएंगे ताकि सो दैट वी कैन हैंड ओवर इट टू द कस्टमर, वो हमारे पास डिप्लॉयमेंट होगी। और उस फेज को हम क्या कह रहे होंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम कोड टू फॉर्म ऑफ एन ऐप, मतलब वो एक ऐप की तरह या एक एप्लीकेशन होगी, या एक एप्लीकेशन ही हम देंगे ना उसको, या तो एग्जी फाइल देंगे या कुछ ना कुछ जो चीज़ हम उसके हैंड ओवर करें जो उसके एनवायरनमेंट में चल सके। तो दैट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ कोडिंग जो हमने यहाँ पे किया, और उसको हम ट्रांजिशन कह रहे हैं। जी वसीम, क्लियर हो गया। डेवलपमेंट फेज में नहीं आएगा, डिप्लॉयमेंट में आएगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो डेवलपमेंट फेज है, और जो डिप्लॉयमेंट है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। कंस्ट्रक्शन इज डेवलपमेंट जहाँ आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, एंड डिप्लॉयमेंट इज इम्प्लीमेंटेशन कि आपने जो चीज़ बनाई है आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके जी, बाकी लोग सब जाग रहे हैं या सो रहे हैं, ज़रा अटेंडेंस तो दें अपनी, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग वाकई प्रेजेंट हैं अभी। शेख मुबशर,
मलिहा खान, मोहम्मद गफरान, नरीश, मोहम्मद वसीम, आहद, इरम, बिलाल, साहिल, अजहर, जरीन। सही है भाई, जाग रहे हैं सब। आज आप लोग चैट पे इतना ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना, तो मुझे ये हो रहा था कि संडे भी है। ऐसा तो नहीं कि मीटिंग जो है वो कनेक्ट करके सब सो गए। ओके जी, सब लोग एक्टिव हैं कुछ। यूएसडी एंड आरयूपी। आरयूपी स्टैंड फॉर रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि यूएसडी एंड आरयूपी में क्या चीज़ें जो है वो डिफरेंट है और क्या चीज़ें सेम है। द यूनिफाइड प्रोसेस इज अ जेनरिक नेम। यूनिफाइड प्रोसेस एक जेनरिक नेम है फॉर अ फैमिली ऑफ प्रोसेस मॉडल्स। कुछ डिफरेंट प्रोसेस मॉडल के लिए एक जनरल नेम है यूनिफाइड प्रोसेस, जो कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। मीन जो जो प्रोसेस मॉडल्स उन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि दैट इज अ यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, आर्किटेक्चर सेंट्रिक होना चाहिए, रिस्क ड्रिवन होना चाहिए, यूज केस ड्रिवन होना चाहिए। तो वो सारी मॉडल जो ये इन सारी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है। ठीक है, सच एज बीइंग आइटरेटिव, आइटरेटिव होना चाहिए, इंक्रीमेंटल होना चाहिए, ड्रिवन बाय यूज केसेस एंड फोकस ऑन एड्रेसिंग रिस्क केयरली। तो अगर किसी कोई भी प्रोसेस मॉडल इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं कि इट्स अ यूनिफाइड प्रोसेस। अब रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है? रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द यूनिफाइड प्रोसेस। जो हमने प्रीवियस यूनिफाइड प्रोसेस डिफाइन किया है, उसी की रिफाइनमेंट को हम क्या कह रहे हैं कि एक रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है, जिसको किसने प्रपोज किया है? रैशनल सॉफ्टवेयर ने, जिसको अब आईबीएम जो है वो ओन कर रहा है। इट यूजेज अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वी हैव सम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स एज वेल, कि वी शुड यूज दैट टूल्स विद द इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल्स भी यूज़ करें। एक प्रोसेस फ्रेमवर्क को फॉलो करने के साथ साथ वी शुड यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स एज वेल to define how to carry out the activities needed to run a software project, yet still provides a framework for tailoring to meet an organization's or team needs। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी मतलब ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और टीम की नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। मीन्स दे आर नॉट ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, दे आर फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन प्रोसेस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रोवाइज कर सकती है। सो इसके कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं कि टूल्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टूल लाइक यू कैन यूज ऑटोमेटेड टूल्स एज वेल। प्रोटोटाइपिंग टूल भी आप यूज़ करें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। उसके अलावा आप एनालिसिस एंड डिज़ाइन के हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। मीन जो आपने यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ किए उसी को देखकर वो ऑटोमेटिकली कोड भी कुछ सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन भी जनरेट कर ले, तो वहाँ पे आपको पेपर से स्केच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मॉडलिंग टूल्स भी हैं कि जो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मीन्स ये कि आपने कुछ रिक्वायरमेंट दी, उसी की बेसिस पे वो उससे यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ कर लेगा। यूज़ केस डायग्राम के बाद फिर आपने सीक्वेंशियल डायग्राम के लिए आपसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, जब वो आपने दी तो उसको यूज़ केस डायग्राम को सीक्वेंशियल डायग्राम में भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। मीन्स कि आप ऑटोमेटेड टूल भी यूज़ करें, तो वो टूल जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। इसके अलावा यूनिफाइड प्रोसेस के अदर रिफाइनमेंट्स भी हैं।
बट जो हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं उसको रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस कर रहे हैं, जिसको 3 डिफरेंट जो है वो हमारे इंजीनियर्स ने मिलकर डिज़ाइन किया है। ठीक है, गैंग ऑफ 3 लोगों ने मिलके डिज़ाइन किया आपका ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, जिसमें बूच, रंभव एंड जैकबसन। रब इज एन रब rational unified process is an iterative process product framework created by Rational Software Corporation, now acquired by IBM in 2003. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी आ सकता है क्योंकि आप उसमें सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड प्लानिंग इज द फ्रेमवर्क एक्टिविटी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट टेम्पलेट्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट्स, ये SRS, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मीन्स कि आपके पास हर चीज़ एक पहले से जो है वो डिफाइन है कि आपने किस वे में काम करना है। हर चीज़ कैटेगराइज हुई हुई है, डिफरेंट टेम्पलेट्स बने हुए हैं, डिफरेंट आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं कि आप टूल्स भी यूज़ करें, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये टेम्पलेट यूज़ करें, आप कस्टमर से कम्युनिकेट इस तरीके से करें। तो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिफाइन। आपने क्या करना है, मतलब स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, आपने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है सो दैट क्वालिटी अचीव हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे भी रैशनल यूनिफाइड प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोसेस है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग टेक्निक यूज करें, मींस योर सॉफ्टवेयर शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। यूएमएल डायग्राम्स आर द कोर ऑफ रफ। जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है रफ में, यूएमएल डायग्राम्स का। आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल एंड आर्किटेक्चर सेंट्रिक। आइटरेटिव है नेचर में, इंक्रीमेंटल है और फोकस ऑन योर आर्किटेक्चर, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर आर्किटेक्चर बिफोर कोडिंग। कोडिंग फेज में जाने से पहले आप अपने आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। जी वसीम, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। वालेकुम मैम जो अस्सलाम। हम लोगों ने यूपी और आरयूपी जो पढ़ा है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस सिर्फ सॉफ्टवेयर टूल्स का है या और भी कुछ मेन डिफरेंस डिफरेंस हो सकता बेसिकली ये है कि जो भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हो रही होती है, उसमें जो भी चीज़ों ये इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, हम उसको कहने कि इट्स अ यूनिफाइड प्रोसेस। यूनिफाइड प्रोसेस मींस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव इंक्रीमेंटल। रफ इटसेल्फ इज अ यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर सेंट्रिक है, रिस्क ड्रिवन है, क्लाइंट ड्रिवन है, इंक्रीमेंटल है, आइटरेटिव है, इट्स अ यूनिफाइड प्रोसेस। रब इटसेल्फ इज अ यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, मेन पहले डिफाइन हुआ यूनिफाइड प्रोसेस, फिर उसी को जब फर्दर रिफाइनमेंट की, यूज केसेस डायग्राम और यूएमएल डायग्राम्स ऐड हो गई, और डिफरेंट टूल्स का भी इंट्रोडक्शन आ गया, डॉक्यूमेंटेशन का भी इंट्रोडक्शन आ गया। तो जब यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को हमने और रिफाइन कर दिया, उसमें और चीज़ें ऐड ऑन कर दी, तो उसको हम कह रहे हैं कि ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है। जो कि गैंग ऑफ 3 ने जो है वो रेकमेंड किया था कि यूनिफाइड प्रोसेस में हम और चीज़ों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, सो दैट यूनिफाइड प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो सके। सो वो जो इम्प्रोवाइज वर्जन है यूनिफाइड प्रोसेस का, इट्स अ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। जेनेरिक नेम यूनिफाइड प्रोसेस, और उसका जो यूनिफाइड जो हमने इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रोवाइजेशन की चीज़ें ऐड ऑन की, तो वो हमारे पास फिर रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब आपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, मीन्स अब आपके पास टूल्स भी मौजूद हैं, आपके पास यूएमएल डायग्राम्स भी मौजूद हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन टूल्स भी गिवन है। अब तो डॉक्यूमेंटेशन को डिज़ाइन करने के भी टूल्स हैं कि वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन भी डिज़ाइन कर लेता है कुछ सॉर्ट ऑफ। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास मौजूद है, आपने क्या करना है, बस इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को। स्ट्रेटेजी बनी हुई है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, आपने उसको फॉलो करना है। रफ इज़ अ कॉन्फ़िगरेबल प्रोसेस। कॉन्फ़िगरेबल मीन्स कि आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इजीली जो है वो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, और एक बने हुए प्रोसेस को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये रीयूजेबिलिटी भी है आपके पास। इट इज सपोर्टेड बाय टूल्स विच ऑटोमेट द प्रोसेस एंड आर यूज टू मेंटेन आर्टिफैक्ट्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स की भी सपोर्ट है, अगर आप कोई नया टूल भी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जो आपके बहुत सारे काम प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहा है, यानी कि हर चीज़ आपको ही नहीं करनी,
बहुत सारी चीज़ें आपके टूल भी कर रहे हैं, जैसे कोड जनरेशन के भी अब टूल आ रहे हैं। कोड जनरेशन के टूल क्या कर रहे हैं, जो आपने डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया वो ऑटोमेटिकली उसकी बेसिस पे कोड भी जनरेट कर रहे हैं, बस जाके लॉजिक्स को जाके आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें ताकि सारा काम आपको स्क्रैच से ना करना पड़े। उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कोड जनरेट कर देगा सारा काम आपका वो टूल ही करेगा। उस कोड को आपको कहीं ना कहीं जाके कुछ लेवल पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी कि सारा काम, जैसे हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स आए थे। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, टूल है ना। अब जैसे मुझे एक बटन कॉल करना है तो मैं विजुअल स्टूडियो में सिंपल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, बैक एंड पे उसका मेथड खुद से क्रिएट हो जाएगा। हाँ, बटन की क्लिक करने पर जो लॉजिक लगाने की, क्लिक करने पे ये कहाँ नेविगेट हो, ये क्या होना चाहिए, वो लॉजिक आप एज अ प्रोग्रामर आप खुद लगाएंगे। लेकिन उससे हमें क्या फायदा हो गया, वो जो 6-7 लाइन ऑफ कोड है जो हर दफा बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे सेम रहेगा, वो मुझे एज अ प्रोग्रामर हर दफा टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर वही काम आप नोट पैड पे करें जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वही काम नोट पैड की अगर आप फाइल में करें तो उसके लिए आपको 10 to 15 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी। तो हम प्रोग्रामर को बर्डनाइज करने के बजाय हम क्या करें कि कुछ चीज़ें जो ऑटोमेटिक हो सकती हैं वो हम ऑटोमेटिक करते हैं और उसके पीछे लॉजिक जो है वो एज अ प्रोग्रामर वो आप दे सकें। अच्छा जी, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं हम। आइटरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। आइटरेटिव डेवलपमेंट मीन्स आइटरेशन पे काम होगा। आपने अपने प्रोजेक्ट को फीचर्स में ब्रेक किया और हर आइटरेशन में आपने फीचर डिफाइन कर दिए कि आइटरेशन 1 में हम ये फीचर्स जनरेट करेंगे, आइटरेशन 2 में हम ये फीचर जनरेट करेंगे एंड सो ऑन। और स्टार्ट की ही आइटरेशन में आप सबसे हाईएस्ट रिस्क वाला टास्क जो है वो पहले अचीव कर चुके होंगे। इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट विद पैसेज ऑफ टाइम एंड आइटरेशन, एड्रेस हाईएस्ट रिस्क अर्ली इन द लाइफ साइकिल। स्टार्ट में ही आप हाईएस्ट रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ईच iteration end with an executable release, so team members stay focused on producing results. हर iteration का end, iteration 1 का end एक वर्किंग सॉफ्टवेयर जो आप कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। मीन जैसे मैंने आपको कहा, रजिस्ट्रेशन साइन इस तरह के फॉर्म्स वगैरह बना के आपने दे दिए और रियल टाइम पे कस्टमर उस पर काम कर रहे हैं, क्लाइंट उस पर काम कर सकते हैं। तो हर आइट्रेशन का एक एक प्रोड्यूसिंग रिजल्ट होगा, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। पूरा सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन कुछ परसेंट जो आपने फीचर्स बताया वो फीचर्स काम कर रहे होंगे। मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।